नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम लोग जो हाई स्टोरी हम लोग पढ़ रहे थे, हम विश्व की कहानियों में हम अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पढ़ रहे हैं। और आपको जानकर के ये बहुत खुशी होगी कि आज हमारा ये फाइनल लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, 8वां हमारा लेक्चर है। और आज इसी के साथ क्या हमारा चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दादी वाले बाबा की और इनकी आज ये आखिरी तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। फिर हम एक नए अध्याय के साथ किसकी तस्वीर देखेंगे वो देखेंगे जल्दी। हमारे आज के क्या क्या टॉपिक्स है, समाजवादी समाज का निर्माण कैसे होता है। लास्ट तक हम लोग जान चुके हैं कि किस प्रकार से कौन कौन सी क्रांतियां हुई हैं, अक्टूबर के बाद क्या बदलता है, गृह युद्ध में क्या हुआ, काफी कुछ जान चुके हैं। अभी अगर हम बार बार में ये कह रहे हैं समाजवाद समाजवाद समाजवाद, जब समाजवाद की बात समाज के लिए हो रही है तो ये समाजवादी समाज का निर्माण किस प्रकार से हुआ है ये हम लोगों को देखना है। फिर उसके बाद शिक्षा व्यवस्था, स्टालिनवाद, ये स्टालिनवाद क्या है, ठीक है, ये कौन सा इज्म लग गया सर। अब आप कहते हो वाद विचारधारा को दर्शाता, तो ये कौन सी विचारधारा है, इसे भी जानेंगे। सामूहिकीकरण के बारे में बात करेंगे और लास्ट एंड द फाइनल टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर, रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। रूसी क्रांति जो हुई वो, और उस रूसी क्रांति से पूरे विश्व में क्या प्रभाव होते हैं, और सोवियत मतलब जो समाजवाद है वो किस प्रकार से फैलता है और किस प्रकार से घटता है, वो हम लोगों को जानना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की और जानते हैं समाजवादी समाज का निर्माण। देखिए, समाजवादी समाज का निर्माण, हम लास्ट लेक्चर में ये बात जान चुके हैं कि जब लेनिन भैया आते हैं तो लेनिन भैया ने आने के बाद क्या करा है, बैंकों को और इंडस्ट्रीज को, उद्योग जिन्हें हम कह रहे हैं, बैंक और इंडस्ट्रीज का क्या कर दिया है, नेशनलाइजेशन कर दिया है, राष्ट्रीयकरण कर दिया है। मतलब बैंकों को और जो उद्योगों को किसने ले लिया है, सरकार ने अपने अंडर में ले लिया, अपने अधीन में ले लिया है। तो सबसे पहला काम तो आप यही देख सकते हैं कि सरकार ने अपने अधीन में ले लिया, मतलब वो किसके लिए काम करेगी, समाज के लिए काम करेगी। तो बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना एक ये समाजवादी समाज का निर्माण दिखाता है। उसके अलावा फिर क्या करा गया, जो जमीनें थी वो जमीनें किसानों में बांट दी गई, वो समाजवादी समाज का निर्माण कराया जाता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो हम लोग लास्ट के लेक्चर में जान चुके हैं। तो वो सब समाजवादी समाज का क्या है, आधार बनते हैं। उन्हीं से क्या है, समाजवादी समाज का निर्माण होता है। अब उसके बाद क्या है, शासन जो होता है, केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था, केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था या सेंट्रलाइज्ड सिस्टम चलाया जाता है। इसमें क्या है, देखिए, अगर आप जैसे राजा महाराजाओं का राज देखते हैं तो राजा महाराजाओं के राज में क्या होता है कि जैसे एक राजा तो पूरे देश पे तो राज कर रहा है, पर वो कहीं पर अपना क्या बिठा देगा, एक राजा बिठा देगा कि हाँ भाई तू उस वाले एरिया को संभाल, फिर वो उस वाले एरिया को लिए बोल देगा, वो उस वाले, तो ग्रुप्स में बटा हुआ है ना, ग्रुप्स में बटा हुआ है। ओके, पर यहाँ पे क्या बोला गया है कि केंद्रीकृत नियोजन, नियोजन का मतलब पहले तो आप ये जान लीजिए, नियोजन का मतलब क्या होता है, प्लानिंग, प्लानिंग, ठीक है, हमने पढ़ा, हम 10th में पढ़ते हैं संसाधन नियोजन। तो नियोजन का मतलब क्या होता है, प्लानिंग। तो केंद्रीकृत, केंद्रीकृत का मतलब क्या है, सेंटर में, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम वहां पर चलाया गया। अब इसमें बोला गया जो भी पूरे देश के लिए प्लानिंग होगी, जो भी योजना बनेगी, वो कहां से बनेगी, सेंटर से बनेगी, केंद्र से बनेगी। और केंद्र किसके हाथ में है, बोल्शेविक पार्टी के हाथ में है, कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में। मतलब एक जगह से क्या होगा, पूरा देश चलेगा, एक जो विचारधारा है वो पूरे देश को चलाएगी। तो केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था लागू करी गई। अब इस व्यवस्था में क्या क्या होगा वो देखते हैं। अफसर हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। अब जो अफसर थे उस पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के अफसर थे, और जो सरकारी अफसर थे वो हिसाब लगाते थे कि भाई हमारी जो अर्थव्यवस्था वो किस प्रकार से काम कर सकती है, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ सकती है, और जो हमने ये तरीका चुना है केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था, इसमें किस प्रकार से हम हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं बनाना शुरू करी। अब ये पंचवर्षीय योजनाएं क्या है, आप इनको समझिए। ये पंचवर्षीय योजनाएं, इन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, 5 ईयर प्लान। देखिए, अब इन्हें जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर्स, पंचवर्ष, पंच मतलब 5 और वर्ष मतलब 5 सालों के लिए। 5 सालों के लिए क्या बनाई गई है, योजना बनाई गई, 5 सालों के लिए प्लानिंग करी गई। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप अभी 9th में, आप क्या है, आप 5 साल की प्लानिंग कर लें कि भाई ये वाला साल है ना मेरा 9th में जाएगा, फिर इसका 10th 11th 12th, और जो फिर एक साल मिलेगा ना उसमें मैं क्या करूंगा, नीट की IIT की जमकर के तैयारी करूंगा। तो आपने 5 साल के लिए क्या कर लिया, एक पूरी प्लानिंग बना ली कि भाई आने वाले 5 साल में मैं ये काम करने वाला हूं या करने वाली हूं। ओके, तो यहां पर क्या होता है, पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, 5 साल के लिए प्लानिंग बनती थी कि आने वाले 5 साल में हम इतने उद्योग लगाएंगे, इतने हम हॉस्पिटल खोल देंगे, इतना हम ये काम कर देंगे, इतना ये काम कर देंगे। तो पंचवर्षीय योजनाएं क्या है, बनाना शुरू कर दी अधिकारियों ने, अफसरों ने। और इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं से भारत भी प्रभावित हुआ।
जब भारत आजाद हुआ और भारत ने सोचा कि हमें किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से हमें हमारी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना चाहिए, तो भारत ने भी क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं का तरीका अपनाया। और भारत में सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना आती है वो 1951 में आती है। उसमें भी भारत ने भी यही करा कि आने वाले 5 सालों के लिए टारगेट करा कि हमें ये काम करने हैं। ओके, फिर आकर के 2015 में आकर के वो हट जाती है, नीति आयोग उसकी जगह आ जाता है और नीति आयोग अपने हिसाब से काम करता है। ओके, तो पंचवर्षीय जो योजना है वो हम अभी रूस की बात कर रहे हैं। पहली 2 योजना 1927 से 32 और 33 से 38, ठीक है। फिर सबसे पहली 2 योजनाएं आई 1927 से 32, 5 साल की है, फिर 33 से 38। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। अब देखिए क्या हुआ कि अब जब पंचवर्षीय योजना 5 साल का आप टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि भाई हमें इन 5 सालों में ये काम करने हैं। ओके, और 2 योजनाएं आ चुकी है, उसमें क्या है, औद्योगिक विकास पे ज्यादा जोर दिया गया। औद्योगिक विकास पे ज्यादा जोर दिया गया क्योंकि अगर आपको पूंजीवाद को टक्कर देनी है तो आपको अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बनाना होगा। अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में क्या होता है, सरकार कम से कम हस्तक्षेप करती है, वो बाहर से भी कंपनियों को बुलाती है कि आप आइए हमारे देश में क्या है निवेश करिए, आप हमारे देश में पैसा लगाइए, आप अपनी फैक्ट्री खोलिए, उत्पादन बढ़ाइए, और जो भी उत्पादन हो उसमें एक तो क्या होगा, हमारे लोगों को रोजगार आपको देना पड़ेगा, तो रोजगार देंगे, बिल्कुल देंगे, और जो भी आपको प्रॉफिट हो उसमें से कुछ पार्ट सरकार को देना होगा। अब क्या होगा, जब बाहर की कंपनी आएगी आपके देश में, वो कंपनी वहां लगा रही है, आपके देश के लोगों को रोजगार दे रही, रोजगार देने का मतलब क्या, उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ रही मतलब उनका जीवन स्तर सुधर जाएगा। ये बात ही हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स से। अब जब बाहर की कंपनियां, एक तो उन्होंने उत्पादन बढ़ा दिया और दूसरी तरफ लोगों के जीवन स्तर भी बढ़िया कर दिया, ये पूंजीवाद की स्थिति है। पर समाजवाद में क्या होता है, सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो किसने ले रखी है, सरकार ने ले रखी है। सारी की सारी जिम्मेदारी किसने ले रखी है, सरकार ने ले रखी है। ये काम भी कौन करेगा, सरकार करेगी। उद्योगों को भी कौन बनाएगा, सरकार बनाएगी। जो भी काम करना है वो किसको करना है, सरकार को करना है। तो सरकार ने क्या है, यहां पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया है कि अगर हमें पूंजीवाद को टक्कर देना है तो समाजवाद में क्या है, उद्योग ज्यादा ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा उत्पादन होना चाहिए, और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलकर उनका जीवन क्या है, बेहतर होना चाहिए। तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह की कीमतें क्या कर दी गई, स्थिर कर दी गई। सभी प्रकार की जो प्राइस थी, कीमतें थी, वो स्थिर कर दी गई, फिक्स कर दी गई कि हाँ इससे ज्यादा कीमतें नहीं जाएंगी। ओके, ये मैंने एक वहां पे पंचवर्षीय योजना का एक आप कह सकते चित्र दिखाया। ये कौन है, ये स्टालिन बाबा है। स्टालिन बाबा के बारे में जानेंगे कौन है भी, इनके ऊपर पूरा एक टॉपिक अपना, ठीक है। और फिर यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उद्योग को दर्शाया जा रहा है। तो पंचवर्षीय योजनाओं में ये काम हुआ है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 33 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% तक वृद्धि हुई है, ठीक है। मतलब पंचवर्षीय योजना कहीं ना कहीं हमें सफल नजर आ रही है। पंचवर्षीय योजनाओं में उत्पादन बढ़ा और इतना बढ़ा है कि 100% तक इंक्रीमेंट हुआ, वृद्धि हुई है। तो बहुत गजब की बात है। अब आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि कौन कौन से क्षेत्रों में हुई, तेल के में, कोयले के में और स्टील वाले में हुई है। नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आने लगे, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ज्यादा उद्योग लगने लगे तो और जगह सरकार ने उद्योग लगाने की सोची, और उद्योग लगाने की सोची, तो वो पूरे के पूरे जो शहर है वही क्या है, बसने लगे, और वहां पे उद्योगों का निर्माण होने लगा और लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। तेज निर्माण कार्यों के कारण कार्य स्थितियां खराब होने लगी। अब इस बात को समझिएगा, यहां तक का तो आपने क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं का और जो उद्योग सरकार ने लगाए हैं उनके फायदे ही देखे आप कि भाई कितना भला हो गया, कितना 100% तक का उत्पादन बढ़ गया, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, बहुत बढ़िया बात है। पर जब तेज निर्माण कार्य होने लगा, बहुत ज्यादा तेज, जल्दी काम करने लगे, उद्योगों में काम के घंटे बढ़ा दिए, लोग काम कर रहे, तो उससे क्या कार्य स्थितियां खराब होने लगी। कार्य स्थितियां का मतलब क्या होता है, कार्य मतलब काम, और स्थिति किन सिचुएशन में, किन परिस्थितियों में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। कार्य स्थितियों का मतलब है किन स्थितियों में, किन सिचुएशन में आप काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जहां आप काम करने जाते हैं वहां पे किस प्रकार का पर्यावरण है, भाई आपको साफ पानी मिलता है या नहीं मिलता, आपके लिए सुख सुविधाएं हैं या नहीं, मतलब आपको अगर रेस्ट करना हो तो रेस्ट आप कहाँ कर रहे हैं, आपको खाने पीने का टाइम दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, बैठने के लिए, उठने के लिए सही जगह है, अच्छा एनवायरनमेंट है। ऐसा तो नहीं कोई बहुत खतरनाक उद्योग में आप काम कर रहे हैं कि थोड़े साल काम करेंगे फिर मर जाएंगे। तो कार्य स्थितियां जो है ना वो क्या है, खराब होने लगी है। अब वो कार्य स्थितियां खराब कैसे होने लगी है, मैग्नीटोगोस्क शहर, एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा होता है। ये एक शहर का नाम दिया गया है, उसमें एक स्टील संयंत्र मतलब स्टील प्लांट, जहां पर स्टील का निर्माण होगा, वो स्टील प्लांट बनाने में कितना है, 3 साल के भीतर उसको पूरा कर दिया गया। यहां पर देखिए, ये एक बच्चे की तस्वीर है। ये बच्चा सोवियत रूस के लिए, जो 1922 में बन चुका था, उस सोवियत रूस में क्या है, उत्पादन बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। मतलब आप ये चीज समझ सकते हैं कि बच्चों को भी काम करना पड़ रहा है, तो स्थितियां थोड़ी सी ना कहीं चिंताजनक होगी, चिंतने वाली बातें होंगी।
फिर आते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर सरकार ने क्या काम करा। ठीक है, हम जब समाजवादी समाज का निर्माण की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ओके, तो शिक्षा व्यवस्था में एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई। फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। मतलब जो फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनको, किसानों को भी विश्वविद्यालयों में, ठीक है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के इंतजाम किए गए कि भाई आप भी पढ़ो, आपको जो पढ़ना है पढ़िए, और अगर बेहतरीन भविष्य बनाना चाहते हैं बनाइए। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियां खोल दी गई। देखिए अब क्या है, महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्री में बालवाड़ियां, तो देखिए क्या है कि फैक्ट्रियों में तो जो मजदूरी का काम है कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पर हम ये एक चीज देते हैं कि जो बच्चों का पालन पोषण है ना, वो कौन है, विशेष करके महिलाएं करती हैं। अब महिलाएं क्या है, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए भी जा रही है। जब मैंने आपको लास्ट यहाँ पे इमेज दिखाई है कि एक 14 साल 15 साल का बच्चा फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो आप ये सोचिए कि महिलाएं भी कहीं ना कहीं काम करेगी। अब जिन महिलाओं के बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल के, 5 साल के, 4 साल के, तो सरकार ने यहां तक का भी ध्यान रखा है कि फैक्ट्रियों में क्या है, बालवाड़ियां खुलवाई गई है। ये बालवाड़ियां क्या है, मतलब आप वहां बच्चे को बिठा दो, बच्चा खेलता रहेगा, उसको कुछ अगर पढ़ाना वढ़ाना होगा तो, मतलब जैसे अपने में नहीं होती आंगनबाड़ियां होती है, ठीक है, आंगनबाड़ी होती है ना अपने इंडिया में, तो क्या होता है कि वहां पे आप बच्चों को छोड़ दो, थोड़ा बहुत पढ़ा भी देंगे, खाना वाना भी खिला देंगे, सब कुछ कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या है, बालवाड़ियां खोली गई। यहाँ पर मैंने 30 के दशक में सोवियत रूस के एक स्कूल में पढ़ते बच्चों की तस्वीर दिखाई है, जहां पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनका एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। ओके, तो मतलब सरकार शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दे रही है। सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। मतलब समाजवादी समाज का जो निर्माण है उसमें एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए सरकार ने काम करा है, ठीक है, एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देने के लिए सरकार काम कर रही है। तो समाजवादी समाज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए, ठीक है, तो मजदूरों के लिए बहुत बढ़िया बेहतरीन मकान उनके लिए बनाए गए, मजदूरों के लिए बनाए गए जा रहे हैं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। नोट, लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। बस यही बात यहां पर अटक जाती है। होता क्या है कि जब हम लोग समाजवाद पढ़ते हैं, और समाजवाद में यहां पे जो सारी की सारी जो जिम्मेदारियां है वो किसने ले रखी है, सरकार ने ले रखी है। और पूंजीवाद में क्या होता है, पूंजीवाद में सिर्फ और सिर्फ सरकार को क्या करना है, देश को चलाने का काम करना है, ठीक है, कौन सा कानून होगा कौन सा नहीं होगा वो काम सरकार का। बाकी मार्केट को, बाजार तंत्र को तो पूरा का पूरा प्राइवेट वालों ने संभाल रखा है। ओके, देखिए अब समाजवाद में एक तो क्या है कि सरकार ने सारे कामों की जिम्मेदारी ले ली, ये भी हम कर देंगे, 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 तो फिर सरकार क्या क्या करेगी। और पूंजीवाद में क्या करा कि भाई कुछ जहां तक हो सके सरकार थोड़ा बहुत करे तो करे, नहीं तो बाकी ज्यादा प्राइवेट वाले क्या करते हैं, अपने उद्योग लगा लेते हैं। वो एक जना कम से कम 10 लोगों को भी रोजगार देगा तो बहुत बढ़िया बात है। बड़ी फैक्ट्री होगी तो 100 को, 200 को, 500 लोगों को रोजगार देगा, तो सरकार को ज्यादा रोजगार की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सरकार को सिर्फ देश का शासन चलाना होता है कि हमारे फैक्ट्रियों में सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वो थोड़ा सा देखना होता है। पर यहां पर क्या है, सारी की सारी एक एक जमीन, एक एक इंच की जमीन की भी जिम्मेदारी किसने ली है, सरकार ने ली। देश को चलाएगा कौन, सरकार चलाएगी। उद्योग लगाएगा कौन, सरकार लगाएगी। उन मजदूरों का ध्यान कौन रखेगा, सरकार रखेगी, ठीक है। सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं, सस्ती शिक्षा व्यवस्था कौन प्रोवाइड कराएगी, सरकार कराएगी। सारे काम क्या है, सरकार के सिर पे आ गए। तो अब संसाधन जो है हमारे पास, वो तो क्या है, सीमित है। अब ये संसाधन क्या होते हैं सर, ये संसाधन क्या है वो देखिए। वैसे आप कक्षा 10वीं में जब आप आएंगे, भूगोल का पहला ही अध्याय है संसाधन एवं विकास, जब पढ़ेंगे आपको और भी समझ में आएगा। देखिए संसाधन का बेसिक सा मैं मतलब बताता हूं। आप इस शब्द को अलग करिए, साधन। साधन का मतलब क्या होता है, मीडियम। जैसे मान लीजिए कभी आप मेरे घर आए तो मैं आपसे पूछूंगा बेटा कौन से साधन से आए, आप बोलोगे सर मैं मोटरसाइकिल से आया। साधन का मतलब है मीडियम, और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो आपकी मदद कर रहा है वो क्या है, साधन है। आप मुझे देख रहे हैं, किसमें देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, तो मोबाइल के द्वारा आप अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, मोबाइल क्या आपके लिए साधन है। ओके, आप अपने घर से मेरे घर पे आए मोटरसाइकिल से आए, मोटरसाइकिल आपके लिए क्या है, साधन है। इन चीजों ने क्या करा है, आपकी आवश्यकताओं को, आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए काम करा है। तो जो भी साधन, जो भी ऐसा मीडियम है या जो भी ऐसे सोर्सेस हैं जो आपकी जरूरतों को, आपकी आवश्यकताओं को काम करने के लिए काम आ रहे हैं, वह साधन ही क्या है, संसाधन है। यह मार्कर मेरे पढ़ाने में मदद कर रहा है, आवश्यकता पूरी कर रहा है, यह मेरे लिए संसाधन है। यह बोर्ड मेरे लिए क्या है, संसाधन है। कैमरा मेरे लिए संसाधन है, टेबल मेरे लिए संसाधन है, स्टूडियो मेरे लिए संसाधन है। यह सब कुछ क्या है, रिसोर्स है। यह सब कुछ रिसोर्स है। वो साधन जो मेरी आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, वही क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। और जो मेरी आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, वो मेरे लिए बेकार है। तो अब जो सरकार के पास है ना, वो संसाधन सीमित है। सरकार के संसाधन मतलब जमीन सीमित है। सरकार के पास भाई धन, कितना धन लाओगा, वो भी सरकार नहीं ले सकती। ज्यादा टैक्स सरकार ज्यादा लगाएगी नहीं, समाजवादी समाज में आप रह रहे हैं,
ठीक है, किसी भी चीज का उत्पादन होगा वो भी सीमित होगा। तो सरकार के पास जो संसाधन है ना, जो रिसोर्सेज है, वो लिमिटेड है, वो सीमित है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि चाहो जितना इस्तेमाल कर लो, नहीं, संसाधन सीमित है। अब सरकार देखिए, सरकार ने सारे काम करे, शिक्षा व्यवस्था पे करा, सस्ती स्वास्थ्य व्यवस्था सरकार लेकर कर आ रही है, पर क्या है कि भाई हर जगह सरकार डॉक्टर भेज देगी क्या? हाँ, उनको भी पेमेंट करना पड़ता है, पर इतना पेमेंट तो सरकार के पास भी नहीं है, तो वो कहां से लाएगी? हर जगह हॉस्पिटल बनवाना आसान बात तो है नहीं। तो संसाधन जो है सरकार के पास सीमित है, और ये संसाधन सीमित होने के कारण क्या है, हर जगह आपको बेहतरीन सुख सुविधाएं देखने को नहीं मिल रही। कहीं कहीं पे बालवाड़ियां खुल गई तो कहीं कहीं पे बिल्कुल ही नहीं खुली, जहां जहां पे खुली वहां पे सही से चल नहीं रही है, कोई है ही नहीं बच्चों को संभालने के लिए, तो माताएं सोचती है हम ही संभाल लें। ओके, तो थोड़ी सी समस्या अब भी समाजवादी समाज में देखने को मिल रही है। अब आते हैं स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण आप बहुत ध्यान से समझिएगा। स्टालिनवाद क्या है और सामूहिकीकरण क्या है? जैसे मैं शुरुआत से हमेशा से कहता हुआ आया हूं कि शब्दों में संसार समाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं शब्दों में हमारा जो जवाब है, हमारे जो सवालों के जवाब है, वो भी छुपे होंगे। अब पहली बात तो ये वाद, जब मैंने कहा था कि भाई ये क्या है, विचारधारा को दर्शाता है। किस चीज को दर्शाता है? विचारधारा को। और जो कहा है उस पर तो अड़े रहेंगे, उससे तो हटेंगे नहीं। ठीक है, मैंने बोला है वाद है वो विचारधारा को दर्शाता, बिल्कुल सही है। तो ये स्टालिनवाद कौन सी विचारधारा की? ये स्टालिन है भैया, एक इंसान का नाम। क्या है? इंसान का नाम, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन बोलते हैं इंग्लिश में तो, पर हिंदी में तो वो ता आ गया है, स्टालिन। ठीक है, तो स्टालिन की जो विचारधारा है वो क्या कहलाती है? स्टालिनवाद कहलाती है। जैसे हम गांधीवाद कहते हैं ना, तो गांधी क्या है? गांधी जी एक महापुरुष है। ठीक है, उनकी जो विचारधारा है वो गांधीवाद। ठीक है, तो स्टालिनवाद क्या है? स्टालिन की जो विचारधारा है, स्टालिन के जो आइडियाज, स्टालिन के जो विचार हैं, वो कहलाते हैं स्टालिनवाद। ठीक है, तो अब स्टालिनवाद मतलब हमें कुल मिलाकर के स्टालिन के बारे में पढ़ना है, जोसेफ स्टालिन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ओके, सामूहिकीकरण। सामूहिकीकरण अभी आगे और क्लियर हो जाएगा, पर थोड़ा सा देखिए। सामूहिक, सामूहिक, सामूहिक में कहीं ना कहीं समुदाय वाला शब्द छुपा हुआ है कि समुदाय, ग्रुप बना करके कोई काम करना, तो वो क्या होगा? सामूहिकीकरण होगा। ओके, देखिए अब क्या हुआ है, लेनिन जो है, लेनिन 1924 में भगवान को प्यारे हो जाएंगे, मतलब इनकी डेथ हो जाएगी। और 1924 के बाद से जो बोल्शेविक पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता संभालते हैं या सोवियत संघ को संभालते हैं, वो कौन संभालते हैं? स्टालिन संभालते हैं। तो स्टालिन का जो समय है या स्टालिन ने जो काम करे हैं वो स्टालिन का दौर कहलाता है, स्टालिन का युग कहलाता है कि उस समय स्टालिन ने ये काम करे, और जो उनके आइडियाज, उनके विचार है, वो स्टालिनवाद कहलाता है। अब देखिए, स्टालिन के समय में ही क्या हुआ है, एक नियोजित अर्थव्यवस्था की बात आई है। नियोजित अर्थव्यवस्था की बात आई है। अब इसी नियोजित अर्थव्यवस्था में हम लोग ये चीज पढ़ रहे थे अभी कि भाई पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं कब है? 1927 से 1932 और 33 से 38। जो शुरुआत की दो है वो यही है ना, 1927 से 32 और 33 से 38। तो मैं तो कह रहा हूं 24 के बाद से स्टालिन भैया राज कर रहे हैं, तो 27 में ही क्या है जो नियोजित अर्थव्यवस्था आई है वो किसकी? स्टालिन की ही सोची समझी बात है। इस नियोजित अर्थव्यवस्था में जो बात करी गई है वो किसकी करी गई है? सामूहिकीकरण की करी गई है। इसमें जो बात करी गई है वो सामूहिकीकरण की करी गई। सामूहिकीकरण में ये बात इसलिए सामूहिकीकरण की यहाँ पर ये बात है कि स्टालिन ये कहते हैं कि जो किसान है ना, छोटी छोटी जमीनों पे जो काम करता है ना, वो बेकार है। ये बेकार है। जमीनों के बड़े टुकड़े होने चाहिए और इनको अपने एक समुदाय बना करके, एक समूह बना करके, ग्रुप बना करके क्या है, काम करना चाहिए। ये बात स्टालिन कह क्यों रहे हैं वो सुनिए। 1927-28 में, 1927-28 का जो दौर है, इस समय सोवियत संघ में अनाज के भारी संकट आएगा। अनाज का भारी संकट आएगा, खाने को ही नहीं रहेगा, खाने पीने के सामान खत्म होने लग जाएंगे, उसका संकट आएगा। और ये संकट विशेष करके कहां पे आ रहा है? शहरों में आ रहा है। ठीक है, तो अब जब ये अनाज का संकट आ रहा है तो स्टालिन ये कहते हैं कि भाई देखो, छोटी छोटी जमीनों पे काम करोगे, पहली बात तो क्या होता है, कम तो उत्पादन होगा। ठीक है, जैसे मेरी बात सुनिएगा कि भाई ये जमीन मेरी है, ठीक है ना, अब इस पे क्या करा मैंने, इधर इधर से बाउंड्री वाल बनाई, तो इतनी इतनी तो मैंने वैसे ही खराब कर दी। ठीक है, फिर और किसी की जमीन आएगी, उसने क्या करा, इतने इतने वैसे खराब कर दिया। ओके, और दूसरी बात क्या है, ज्यादा एक साथ उत्पादन भी नहीं। भाई मान लो मेरी इच्छा है गेहूं उगाने की, मैं गेहूं उगा दूंगा, किसी की और कुछ उगाने की इच्छा है वो, तो सब एक चीज भी नहीं उगा पाएंगे। तो एक तो क्या होगा, यहाँ पे पहले ही जगह कम है और उसको भी आपने घेर दिया। अब करना क्या चाहिए, ये जितनी भी जमीन है ना, इस सबको पूरे को क्या कर लो, एक कर लो, और मिलजुल करके क्या करो, सब खेती करो, मिलजुल करके खेती करो। एक तो उससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, और जो भी प्रॉफिट होना वो सब मिलजुल करके बांट लेना।
ये सामूहिकीकरण का आइडिया है जो किसका है, स्टालिनवाद का। ठीक है, अब पर ये सामूहिकीकरण के आइडिया के पक्ष में क्या लोग रहेंगे, क्या किसान उसके पक्ष में है या नहीं है, और क्या सामूहिकीकरण सफल होगा या नहीं होगा, स्टालिनवाद की क्या विचारधारा है, वो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक बेसिक सी बात थी कि 1924 में लेनिन के जाने के बाद स्टालिन सत्ता को संभालते हैं, नियोजित अर्थव्यवस्था लेकर के आएंगे, पंचवर्षीय योजनाओं की बात कर रहे हैं, सामूहिकीकरण की बात कौन कर रहा है, स्टालिन कर रहा है। सामूहिकीकरण में क्या बोला गया है वो, और ये बात ध्यान रखिएगा 1927-28 में क्या होता है, भारी खाद्य संकट आते हैं, अनाज के संकट आ जाते हैं, और इसके लिए भी अब सरकार कुछ कदम उठाएगी। और वो सरकार क्या कदम उठाएगी, क्या सरकार समाजवादी सरकार समाज के प्रति संवेदनशील रहेगी या गुस्सा होकर के काम करेगी, वो देखते हैं। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। कौन सी स्थिति से निपटने के लिए, जो 1927-28 में जो भारी खाद्य संकट आ रखे हैं उस स्थिति से निपटने के लिए। ये कौन है, ये स्टालिन बाबा है। ठीक है, ये स्टालिन बाबा है। लेनिन भैया के जाने के बाद इन्हीं का राज चला है। ओके, और इनकी 1953 में जाकर के डेथ होगी, 1953 में इनकी डेथ होगी, और फिर उसके बाद जो सोवियत संघ का राज है वो अलग चलेगा, आपके टॉपिक में नहीं है, हम ज्यादा नहीं जानेंगे। ओके, तो स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए, जो खाद्य संकट आया है, जो अनाज का संकट आया है, उससे निपटने के लिए क्या क्या काम करा। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। देखिए अब हुआ क्या, इनको ऐसा लगता था स्टालिन को कि किसान क्या कर रहा है, किसान तो उगा तो बहुत रहा है, बहुत उत्पादन कर रहा है और लोगों तक पहुंच भी जाना चाहिए, पर लोग क्या है, ये जो अमीर किसान है, अमीर किसान और जो व्यापारी है ना, वो लोग क्या है, कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक कोई छोटा मोटा किसान है। अब पहली बात तो हम लोगों में से बहुत से डायरेक्टली कोई भी किसान से कोई सामान नहीं खरीदता, कोई नहीं खरीदता। किसान क्या करता है, किसी को बेचता है, ठीक है, दुकानदारों को, व्यापारियों को, और व्यापारी को बेच करके फिर वो हम लोगों तक आता है। ये बात ठीक है। अब होता क्या है, कभी कभार ये चीज होती है, ये जो बड़े बड़े अमीर अमीर किसान होते हैं वो लोग इन छोटे छोटे किसानों से खरीद लेंगे, ये व्यापारी उन लोगों से खरीद लेते हैं। फिर ये क्या करते हैं, जमा करने लग जाते हैं। इनको पता रहता है ना 2 महीने 3 महीने बाद क्या है, सबके पास खत्म हो जाएगा, फिर हम बेचेंगे। ये इन्होंने क्या है, अनाज को जमा करना शुरू कर दिया। तो एक तो इसको क्या कहा जाता है, काला बाजारी कहा जाता है, कि भाई आप बाद में इसको माल को बेचोगे और वो भी बढ़ा करके कीमतों पे। तो उन्होंने क्या कर लिया, माल को स्टोर कर लिया। माल को स्टोर कर लिया तो अब क्या है, पता ही मार्केट में तो लगेगा अनाज खत्म हो गया, पर इन्होंने क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है, स्टोर कर रखा है। अब स्टोर करने के बाद जैसे ही सारी दुकानों पे खत्म हो जाएगा, फिर कोई उसके पास आएगा, भैया अनाज है, बोले है, बोले कितने रुपए किलो है, बोले 50 रुपए, बोले यार कल तक तो वहां तो 30 मिल रहा था, बोले लेना तो ले, नहीं तो हट, 50 रुपए। तो स्टालिन ये कह रहा है कि अमीर किसान और व्यापारी जानबूझ करके क्या है, अनाज को बाहर नहीं निकाल रहे, उन्होंने अनाज को छुपा रखा है और वो इस इंतजार में बैठे हैं कि जैसे कीमतें बढ़ेंगी वैसे हम लोग इस अनाज को बेच देंगे। और कीमतें कब बढ़ेंगी, जब सबके पास तो खत्म हो जाएगा। और फिर देखो, लोगों को अनाज खाने के लिए तो चाहिए, लोगों को अनाज खाने के लिए चाहिए, और खाने के लिए चाहिए तो वो मेरे पास आएंगे, और आएंगे तो मैं जिस कीमत में दूंगा वो उसी कीमत पर लेंगे। ये एक ऐसा सिस्टम है। जैसे देखिए, हमेशा क्या होता है कि अगर आपके पास कोई चीज कम है, क्वांटिटी अगर आपके पास कम है और उसकी डिमांड, उसकी मांग अगर ज्यादा है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसकी जो मूल्य है, उसका जो प्राइस है वो ज्यादा होता है। ये अर्थशास्त्र की बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप लोग एग्जाम देने गए और आप लोग पेन लेकर के नहीं गए। आप 5 लोग थे जो पेन लेकर के नहीं गए, ठीक है, 5 लोग थे आप जो पेन लेकर के नहीं गए। अब दुकानदार को ये बात पता चल गई थी कि भाई आज एग्जाम में और कुछ तो ऐसे महारथी निकलेंगे जो पेन लेकर के नहीं आएंगे। तो उसने क्या करा, जो पेन 5-5 रुपए के थे, ठीक है, अब आप गए, 5 जने थे, बोले यार पेन चाहिए भैया। अब आपको पता था यार 5 रुपए का या हद मार के 10 रुपए का पेन दे देगा, और तो क्या देगा। पर जैसे दुकानदार को पता चला यार ये 5 जने हैं पेन लेने वाले, पर उसके बाद जो पेन है वो सिर्फ और सिर्फ 3 है, तो उसने ये बोला, देखो भाई बच्चों बात ऐसी है, मेरे पास बचे हैं ये पेन 3, ठीक है ना, और एक पेन की कीमत है 20 रुपए। तो आप बोलोगे अरे अंकल कैसी बात करो, तो 5-5 रुपए में आते हैं। बोले लेना है, बोले लेना है क्या, एग्जाम देने के इच्छुक है, बोले हाँ अंकल है। तो भाई जिन 3 के पास 20 रुपए हैं वो ला दो, नहीं तो हटो। तो 20-20 रुपए के चक्कर में वो चले जाएंगे। जो टोटल 3 पेन 15 के, तो उस पर उसने कितने कमा लिए, 60 कमा लिए। ये क्यों हुआ, क्योंकि उस समय जरूरत थी, मांग थी। तो उसी प्रकार से क्या हुआ कि अगर ये लोग जो अमीर किसान हैं ये अनाज को रोक लेंगे, अब अनाज पूरे मार्केट में से तो खत्म हो चुका है, पर इनके पास मतलब अनाज की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है वो कम हो चुकी है, पर मांग तो रहेगी ना, डिमांड तो रहेगी, सभी लोग मांगेंगे अनाज अनाज अनाज। और अब ये चाहेंगे ना जितने में बेचेंगे, क्यों, खरीदो, अगर खाना है तो खरीदो, जिसके पास पैसा वो खरीद लेगा, जो नहीं है मत खरीदो। ओके, तो ये स्टालिन का सोचना कहीं ना कहीं अपनी जगह स्टालिन सही होता है। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। तो स्टालिन ने यह बोला कि
जो भी ऐसा काम कर रहे हैं उन पे हम लोग अंकुश लगाएंगे और ये जितना भी जो अनाज है हम क्या करेंगे, जब्त करेंगे। तो अब जब्त करने के लिए इन्होंने क्या तरीका अपनाया वो सुनिए। अब ये जब्त करने के लिए क्या करते हैं वो देखिए आप। अब इन्होंने क्या करा, 1928 के दौरान, 1928 के समय में जो पार्टी के अधिकारी होते हैं, जो पार्टी के अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं, वो क्या करा है, वो गाँव में शहरों में जाने लगे और ये जो बड़े बड़े ये जो लोग हैं, अमीर किसान है, अमीर व्यापारी है, इनके क्या है घरों पर उन्होंने छापा मार दिया, दिखा तेरा तुमने अनाज तो नहीं छुपा रखा है। और अगर किसी के घर पे मिल रहा है तो उन पे एक कार्रवाई करी जा रही है। तो बहुत पूरा जा करके देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि भाई कोई उत्पादन कर रहा है तो कितना कर रहा है, कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, तो पूरी निगरानी रखी जा रही है। तो अनाज को जब्त करने का भी काम जरूरी समझा। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों कोल खोज में काम करने का आदेश जारी कर दिया। तो अब जब पता चला कि भाई भारी खाद्य संकट आ चुका है, खाने पीने के लिए हमारे पास सामान नहीं है और जो अगर कुछ व्यापारी छुपा करके रखे हुए हैं तो उससे भी जो निकला उससे भी पूरी संतुष्टि नहीं हुई, ठीक है। तो फिर 1929 में सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया, क्या करा जाए, सामूहिक खेतों में कोल खोज। अगर कोल खोज का मतलब पूछ लिया जाए तो सामूहिक खेत है, ठीक है, सामूहिक खेतों में क्या करा जाए, काम करने का आदेश दे दिया गया। तो एक जैसे बहुत बड़ा खेत मैंने आपको दिखाया। सभी किसान सामूहिक खेतों पे काम करने थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों में के बीच बांट दिया जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लो 1 2 3 5 4 5 ये 5 लोगों की जमीन है, इसको एक कर करके क्या करा गया, इस पे खेती करेगी। अब जो भी यहां से प्रॉफिट हो वो पांचों के पांचों जने बांटने, यही था सामूहिकीकरण का आइडिया। ओके, इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1/3 कमी आ गई। अब क्या हुआ कि अब सारे किसान इस चीज के फैसले में नहीं थे, सारे किसान इस फैसले के समर्थन में नहीं थे कि भाई जो सरकार ने सामूहिकीकरण का आइडिया लेकर के ये बिल्कुल भी बढ़िया नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर रूस की जो 85% जनता है ना, 85% जो जनता है वो किसान है और वो तो ऑलरेडी कम्युन सिस्टम चला रखा है कि भाई बीच में छोड़ देते थे और फिर वो वापस बांट, जितनी परिवार की आवश्यकता होती थी उतने हिसाब से काम करते थे, मिलजुल करके काम भी कर रहे हैं। तो फिर अब दिक्कत क्या है, देखिए एक तो इंसान जब कर रहा था अपनी मर्जी से कर रहे थे, ठीक है ना, तो पर अब सरकार उन पे थोप रही है तुम करो। तो अब देखो मान लो कि भाई जैसे ये वाला और ये वाला किसान है और इन दोनों की तो बढ़िया बात है कि बनती होगी, पर हो सकता है इन दोनों की एक साथ नहीं बनती हो, इनके बीच में अच्छे संबंध नहीं हो। अब कल को ये चारों भी अगर जुड़ जाते हैं तो मान लो इन दोनों की नहीं बनती, इनमें तो हमेशा लड़ाई चलती रहेगी, ठीक है। अब इच्छा है कि भाई ये दोनों मिलकर के कर ले तो वो बात एक अलग है, ओके, एक वो बात अलग है। पर काफी लोग इसके विरोध में थे कि सरकार को ऐसी योजना थोपनी नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आप ये भी देखिएगा कि पहले सिर्फ और सिर्फ रूस था, ठीक है ना, रूस में एक ही प्रकार के लोग थे। अब सोवियत संघ बन चुका था, सोवियत बन चुका था, अब उसमें अलग अलग आसपास के देशों पे का भी राज था। तो अब वो भी है, वहां के लोग सोचे यार ये कैसा आइडिया, ये सामूहिकीकरण क्यों करें हम लोग ऐसा काम, तो वो भी सरकार के विरोध में होंगे, ठीक है। सरकार के विरोध में हुए, उन्होंने क्या है जानवरों को मारना खत्म करना शुरू कर दिया, ठीक है। अपनी जो जमीनों पे जो उत्पादन करा उसको जलाना, जानवरों को मारना खत्म कर दिया और 1/3 जानवर तक की कमी आ गई। मवेशी जो है वो जानवरों को बोलते हैं, 1/3 मवेशियों तक की कमी आ जाती है। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी, बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकालिया दे दिया गया, ठीक है। अब जो भी सामूहिकीकरण का विरोध करे, स्टालिन साहब बोलते जो भी सामूहिकीकरण का विरोध करे उसको क्या कर दे, सख्त से सख्त सजा दी जाए और या फिर क्या है उन लोगों को निर्वासन, देश से निकाल दिया जाए, बाहर फेंक दिया जाए। मतलब जैसे लेनिन बाहर चले गए तो उनको निर्वासन कर दिया गया था, तो इस प्रकार से अगर जो भी सामूहिकीकरण का विरोध करे उसको बाहर कर दिया जाए। यहाँ पे आपको एक तस्वीर देखने को मिल रही है, काफी औरतें खड़ी हैं, ये एक बड़े खेत पे, सामूहिक खेत पे काम करने के लिए तैयार हैं। तो ये तैयारी करके अब हमें खेती करने जाना है। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर है और न ही समाजवाद के विरोधी है। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह आता है कि जो सरकार समाजवाद के लिए काम कर रही है, जो सरकार समाज के लिए है, ठीक है ना, तो फिर वो ऐसा काम क्यों कर रही है कि अपने ही लोगों को देश से बाहर निकाल देना। तो ऐसा क्यों, देखिए सरकार का हमेशा एक आइडिया रहता है और यहाँ पे तो विशेष करके जो बात है समाजवाद की बात है। जब स्टालिन ये सोचता है कि यार हम काम किसके लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, सामूहिकीकरण हम किसके लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। ये तुम लोग कहीं ना कहीं अगर सामूहिकीकरण का पक्ष नहीं कर रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, तुम क्या हो, समाजवाद के पक्षधर में नहीं हो। अच्छा, अब बात समझ में आई, तुम समाजवाद के पक्षधर नहीं हो। तुम हो सकता है तुम पूंजीवादी को सपोर्ट करते हो सकता है तुम राजा के जार के सपोर्टर हो, ठीक है ना, इसीलिए तुम है ना सामूहिकीकरण का विरोध कर रहे हो। नहीं तो अगर समाजवाद के होते तो सामूहिकीकरण का विरोध तो नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये सोच करके कि वो समाजवाद के विरोधी है, इसलिए उनको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। फिर वो किसान कहते हैं, बोले भाई ना तो देखो हम अमीर हैं और न ही हम समाजवाद के विरोधी,
हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो सरकार अगर थोड़ा गलत कर रही है उसको सही करे और फिर काम करे। भाई आज हम भी हमारे देश में सरकार का विरोध करते हैं। सरकार का हर बार विरोध करने का मतलब ये भी नहीं होता कि हम कट्टर उस सरकार के विपक्ष में, कभी भी ये बात नहीं होती। हम यार अगर हम हमारे देश में हम हमारी सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, हम उनकी तारीफ नहीं कर सकते, हम उनकी बुराई नहीं कर सकते, तो फिर कहाँ करेंगे? हमें क्या मतलब है पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? पाकिस्तान में कुछ भी हमें उससे मतलब नहीं, पर भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पर अपनी बात रखें। तो इसलिए कभी कभार क्या होता है, सरकार के पक्ष में भी बोलना होता है अगर सही करे, और विपक्ष में बोलना होता है। पर कभी कभार क्या होता है, सरकारें क्या करती है, जो विपक्ष में बोलता है उनके ऊपर थोड़ी सी सख्त कार्रवाई कर जाती है। तो वैसा ही काम अभी रूसी सरकार कर रही है। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते थे। तो ये किसान कह रहे हैं भाई देखो, ना हम अमीर हैं ना समाजवाद के विरोधी, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई देश का विकास हो, सरकार सही से काम करे, और हम कुछ विभिन्न कारणों से और दूसरे से पर्सनल निजी कारण हो सकते हैं, उनके कारण हम लोग ये सामूहिक खेती नहीं करना चाहते। बाकी नहीं, हम समाजवाद के कट्टर समर्थक हैं, हम समाजवाद को साथ देते हैं। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। तो बोले फिर ठीक है, ऐसी बात है। तो स्टालिन ने क्या करा कि काफी किसानों को भी बोल दिया ठीक है, अगर आप स्वतंत्र काम करना चाहते हैं ठीक है। जो सामूहिक में काम कर रहा है उसको सरकार बहुत फायदा दे रही है, ठीक है, उनको सपोर्ट कर रही है सरकार। पर जो ऐसा आजाद होकर कि भाई मैं तो मेरे ही खेत में काम करूंगा, किसी को नहीं मिलाऊंगा, बोले ठीक है करो, मना नहीं है। पर सरकार किसी प्रकार का योगदान नहीं दे रही थी, कोई मदद नहीं कर रही थी। तो उनको फिर अब आप मान लो कि सरकार ने ठान लिया कि इनको मदद करनी नहीं है, तो फिर उनकी मदद करेगा कौन? ठीक है, और ऑफकोर्स की बात, फिर तो वो बर्बादी होने, तो सरकार से मिल जाए वही बढ़िया है। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। ठीक है, अब जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उस कम्युनिस्ट पार्टी में भी क्या हुआ, जो नियोजित अर्थव्यवस्था लेकर के आए उसका भी काफी लोग क्या है आलोचना करने लगे, उसके विरोध में आने लगे। वो लोग ये कह रहे हैं यार तुमसे देश संभल नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे खाद का संकट है, अनाज का संकट है, उद्योग सही से काम नहीं कर रहे, ठीक है। आप ये बात देखिएगा, उद्योगों की स्थिति बहुत बुरी होती है, लोगों की इतनी बेकार स्थिति उद्योगों के समय में होती है। देखिए अब आप देखिए रूस जो है ना, रूस वैसे ही काफी जो पोर्शन उनका बर्फ में, तो -40 डिग्री तक का भी क्या है तापमान होता है। -40 डिग्री का मतलब आप समझ रहे हैं बिल्कुल बर्फ जम जाना, बिल्कुल बर्फ जम जाना। तो वहां से लोगों को काफी नीचे आकर के उनको क्या है टॉयलेट के लिए, वॉशरूम के लिए आना पड़ता था। बहुत ऊपर से नीचे आकर के उतर के वो टॉयलेट वॉशरूम के लिए जा रहे हैं, और बार बार में क्या है काम प्रभावित होता था। 550 बार साल में कम से कम प्रभावित हो जाता था, रुक जाता था, काम होता ही नहीं था। लोगों की जो मजदूर है उनकी स्थितियां खराब हो जाती थी। तो यहां पे ये लोग कह रहे हैं कि भाई कौन सी नियोजित अर्थव्यवस्था, आप प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग छोड़ो, आपके यहाँ पे एक एक उद्योग सही से नहीं चल रहे, सारी जगह जो व्यवस्था है, ना शिक्षा व्यवस्था सही से है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था सही से। सामूहिकीकरण का कौन सा सामूहिकीकरण, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाद्य संकट तक नहीं सुधरे आप लोगों से। तो नियोजित अर्थव्यवस्था के खिलाफ पार्टी के लोग भी हो जाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी हो जाते हैं। यहाँ पर एक आपकी एनसीईआरटी में एक तस्वीर दी गई है जिसमें से क्या है उद्योगों में से धुआं निकल रहा है, और इन उद्योगों में से जो धुआं निकल रहा है ना, इसको सोवियत की सांसें बताई गई हैं। सोवियत की सांसें क्यों बताई गई हैं? क्यों? क्योंकि जितना उद्योगों में से धुआं निकलेगा मतलब उद्योग चल रहा है, धुआं निकलना इसका प्रतीक है कि उद्योग चल रहा है, और उद्योग चल रहा मतलब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो सोवियत संघ का क्या है विकास है, सोवियत संघ का विकास है। तो ये कह रहे हैं कि उद्योगों का बढ़ना मतलब सोवियत की सांसें चल रही है, अगर उद्योग चलते रहे तो सोवियत जिंदा रहेगा, अमर रहेगा, सोवियत को कोई नहीं हटा सकता। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक, फाइनल टॉपिक इस चैप्टर का भी और आज के लेक्चर का भी, वो है रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। ठीक है, रूसी क्रांति और सोवियत संघ का क्या वैश्विक प्रभाव होता है। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया। अब बहुत सारे देश क्या है समाजवाद से काफी प्रेरित हुए और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया, जैसे कि इंग्लैंड में बनाई गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना करी गई। ये वहां का क्या है लोगो है, उस पार्टी का, ब्रिटेन की पार्टी का लोगो है। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब जहां जहां पर उपनिवेश मतलब जहां जहां पर रूसी साम्राज्य का राज था, जहां पर रूस ने अपना उपनिवेश, जैसे ब्रिटेन ने हमें बना रखा था उपनिवेश, ठीक है, हमारे भारत पे राज कर रहे थे, हमें गुलाम बना रखा था, वैसे अगर रूस ने किसी को बना रखा वो, और जो भी उपनिवेश है उन सबको कहना है कि भाई आप क्या करो, समाजवाद का अनुसरण करो, मतलब समाजवाद की शरण में जाओ, समाजवाद को अपनाओ, वही सबसे बेहतर तरीका है। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटन, बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया। देखिए
अब सोवियत संघ, ये सोवियत संघ तो पूरी तरीके से, इसमें जो 15 राष्ट्र हैं, ये 15 राष्ट्र पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डेडिकेटेड है समाजवाद को, ठीक है। ये आप वैसे 12th में पढ़ेंगे कि जो राष्ट्र इनके साथ जुड़े हुए हैं रूस के साथ, वो थोड़े से मुसीबत में हैं, उनको खुली आज़ादी नहीं दी थी रूस ने, पर वो बात अभी एक अलग है। पर सोवियत संघ में जो है हम ये मानते हैं कि वो समाजवाद को पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है। और उसके अलावा भी क्या करा गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट 1920 में बनाई गई। तो उसमें जो अलग अलग देशों के प्रतिनिधि वो मिलते थे और समाजवाद पे चर्चा करते थे। और उसके अलावा बोल्शेविकों द्वारा बनाया गया एक कॉमिंटन। कॉमिंटन क्या है, बोल्शेविक समर्थन समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ। इसको एक बार आप समझिएगा, देखिए ये है कम्युनिज्म इंटरनेशनल, ठीक है, क्या है कम्युनिज्म इंटरनेशनल, ये आप कहेंगे इसको, ठीक है। तो कॉमिंटन का क्या है, कॉम यहां से वर्ड लिया गया है, कॉम और INT यहां से, ठीक है। कॉमिंटन मतलब कॉम मतलब कम्युनिज्म, जो समाजवाद है उसको फैलाने वाली एक इंटरनेशनल संस्था है। तो कॉमिंटन क्या है, बोल्शेविकों समर्थकों समाजवादी पार्टियों का अंतरराष्ट्रीय महासंघ है। एक बड़े लेवल पे महासंघ समर्थन का बना लिया, जो सारे के सारे क्या है समाजवादियों को समर्थन कर रहे हैं, समाजवाद के पक्ष में। ये उसका लोगो था, 1919 में बनाई गई, पर 1919 में बनाई गई, पर 30-35 सालों में बिल्कुल बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, इसका अस्तित्व ही मिट जाता है, ठीक है ना। ये किस लिए बनाई गई है, समाजवाद को फैलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं सोवियत संघ के अलावा भी 2 बड़ी संगठन बन चुकी है। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। तो कुछ जो विदेशी थे उनको समाजवाद समझाने के लिए सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी है, जहां पे कम्युनिज्म के बारे में पढ़ाया जाता है, साम्यवादी समाजवादी सोच के बारे में पढ़ाया जाता है, उसमें शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। तो समाजवाद कहीं ना कहीं पूरे विश्व में फैला चुका था, और इस समाजवाद का जो जनक है, रूस आप कह सकते हैं सबसे बड़ा समाजवादी राष्ट्र, वो क्या है बहुत फेमस हो चुका था दूसरे विश्व युद्ध तक आते आते। ओके, ये तो देखिए सोवियत संघ की बहुत अच्छी बात है। अब कुछ कमियां भी हैं, लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग ये समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। अब काफी लोग और काफी देश ये समझने लगे थे, जिस रूसी क्रांति में 1917 के अक्टूबर की जो रूसी क्रांति हुई, उस रूसी क्रांति में जो आदर्श सेट किए गए थे, उस जो आइडियल सेट किए गए थे, उन आदर्शों के अनुसार आज काम नहीं हो रहा। सोवियत संघ उनके अनुसार काम नहीं कर रहा है, उनके अनुरूप नहीं चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो सच में समाजवाद की विचारधारा को भूल करके क्या कर रहा है, तानाशाही वाले काम कर रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, ठीक है। तो अब एक जो समाजवादी विश्व है उसने भी ये बात मान ली थी कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जो बिल्कुल एक पिछड़ा हुआ देश था वो बहुत बड़ी महाशक्ति बन चुका है, और जो उन्होंने जिसको जोड़ा है ना, वो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। तो चिंताजनक एक डाउट क्वेश्चन आप रूस पे या सोवियत संघ पे लगा सकते हैं। व्यापक पूर्ण विचार किया गया, ठीक है। तो अब जो बाकी देश है वो सब क्या कर रहे हैं, समाजवाद पे वापस से पूर्ण विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि समाजवाद में क्या बदलाव होने चाहिए, समाजवाद अपनाना चाहिए नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है। पर मैं सबसे बढ़िया भारत की तारीफ करूंगा, भारत ने जो अर्थव्यवस्था अपनाई वो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। भारत की सबसे बढ़िया खूबसूरत बात मैं जो हमेशा मानता हूँ वो यही है, चाहे आप संविधान में देखने को मिले, देखिएगा सरकारों में देखने को आपको मिलेगी, उन्होंने सब कुछ देखा है। भाई हमने समाजवाद को भी पढ़ा, हमने पूंजीवाद को भी पढ़ा। अब भारत में क्या करा गया, समाजवाद की जो बुराइयां हैं वो समाजवाद के साथ छोड़ दी, अच्छाई अपनी तरफ ले ली। पूंजीवाद की जो बुराई थी पूंजीवाद के साथ छोड़ दी और अच्छाई अपने पास ले ली। ओके, तो इसी के साथ जो आज हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पूरा कंप्लीट होता है। हमने एक बिल्कुल एक एक टॉपिक को, एक एक चीजों को डिटेल में विस्तार से और विस्तृत में समझा है, ठीक है। कब समाजवाद क्या होता है ये हम लोगों ने जाना, यूरोप में किस प्रकार से समाजवाद आया वो हम लोगों ने जाना, उसके बाद रूस में समाजवाद किस प्रकार से आया, किस प्रकार से क्रांतियां होती हैं, फरवरी क्रांति, उसके बाद क्या बदला, अक्टूबर क्रांति, उसके बाद क्या बदला, गृह युद्ध में क्या हुआ, किस प्रकार से स्टालिन का राज आया और किस प्रकार से लेनिन का राज, और फिर फाइनली जो रूसी साम्राज्य है उसका
खात्मा हो जाता है और एक सोवियत संघ बनता है, और सोवियत संघ के बाद उसका क्या वैश्विक प्रभाव, उस वैश्विक प्रभाव में भी क्या कमी हो जाती है, ये सब हम लोगों ने जाना। आप डिटेल में एक एक लेक्चर को देखिए, आप समझिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, फिर भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब अगर आप ये हिस्ट्री आपको हाई स्टोरी लगने लगी, अगर आपको कहानी में मजा आने लगा है, तो आप प्लीज इसके लिए भी कमेंट करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।